तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हैं, नर्सिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं या पैरामेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर्स में लेकर के आता रहता हूँ। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेल डिवीजन, आज प्रॉपर तरीके से पूरा कंप्लीट बेस से लेकर के टॉप तक आपको सेल डिवीजन में कराने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। और उम्मीद ये है कि इस क्लास लेक्चर को लेने के बाद में आपको सेल डिवीजन के बारे में सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। और अभी हाल ही में एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर आप जो है हमारी जो क्लासेस हैं वो मिनी अटेम्प्ट किस तरीके से होती हैं और किस किस बैच के अकॉर्डिंग हो रही हैं। तो देखिए मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस पे जो क्लासेस हो रही हैं वो ऑल्टरनेटिव डे में हो रही है, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास होती है। और इस समय बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का जो सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लासेस, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जो बैच है वो प्रयास बैच के नाम से इस समय यूट्यूब पर मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस पर चल रहा है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन के बारे में। जैसा कि आपको नाम से क्लियर हो रहा है सेल डिवीजन, इसमें दो वर्ड है बेटा। क्या है? दो वर्ड है। पहला है सेल, दूसरा है डिवीजन। सेल मीन्स होता है बेटा कोशिका और डिवीजन मीन्स होता है विभाजन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर, इससे जस्ट पहले लेक्चर में हमने किसके बारे में पढ़ा बेटा? सेल के बारे में पढ़ा। इससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? सेल। सेल क्या थी? स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। मतलब हमारे शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं बेटा? सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। देखिए हमारा शरीर सबसे पहले सिंपल कोशिका से मिलकर बना हुआ है। जब कई सारी ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ सेल मिलती हैं, कंबाइंड होती हैं, तो बेटा टिश्यू का निर्माण होता है। जब ये कई सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन का निर्माण होता है, ऑर्गन का। ठीक है, जब कई सारे ऑर्गन मतलब ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गन जब कंबाइंड होते हैं तो सिस्टम बनते हैं बेटा, सिस्टम बनते हैं बॉडी के। और जब ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ सिस्टम कंबाइंड होते हैं, बॉडी सिस्टम्स या ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइंड होते हैं, तो पूरी के पूरी कंप्लीट बॉडी का निर्माण होता है। ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल। सबसे छोटी हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट क्या है बेटा? सेल है। ठीक है, अब ये समझो ध्यान से, जो कोशिका है, सेल है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। जैसा कि मैंने आपको सेल के बारे में बताया था कि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है सेल डिवीजन की। किसकी प्रॉपर्टी है बेटा? सेल डिवीजन की। अच्छा, ये सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कोई भी सेल जब एक सेल से दो में या दो से चार में डिवीजन करेगी तो उसी को हम कहते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब क्या है? आसान भाषा में समझिए, सेल डिवीजन इज द फंडामेंटल प्रोसेस बाय विच ए पेरेंटल सेल डिवाइडेड इनटू टू और मोर डॉटर सेल। मतलब जब कोई एक पेरेंटल सेल दो या दो से अधिक कोशिकाओं में, दो या दो से अधिक सेल्स में बढ़ती है, यानी जब पेरेंटल सेल बेटा डॉटर सेल में चेंज होती है, डॉटर सेल में बढ़ती है, तो उस फिनोमिना को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेल डिवीजन कहते हैं। क्लियर हो गया? सेल डिवीजन का मतलब है एक कोशिका का बटना, विभाजित होना। ये क्या कहलाता है? सेल डिवीजन कहलाता है। क्लियर हो गया? सेल डिवीजन हमारे लिए क्यों जरूरी है ये समझो। और हमारे शरीर में सेल डिवीजन होता क्यों है? तो देखिए हमारे शरीर में सेल डिवीजन तीन कारणों के वजह से होता है। तीन कारण हैं या तीन प्रोसेस हैं जिनके लिए सेल डिवीजन होता है। पहला है बेटा ग्रोथ। पहला प्रोसेस है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या हो गया? ग्रोथ का मतलब क्या होता है? जब हमारे शरीर में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती हैं, जब कोशिका विभाजित होती है, तो विभाजित होने के बाद में कोशिकाओं का नंबर बढ़ता है, कोशिकाओं का साइज बढ़ता है, कोशिका का नंबर ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो जब सेल्स का नंबर ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज होगा, नंबर इंक्रीज होगा, तो उससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप छोटे से थे, मतलब जब आप पैदा हुए बेटा, जब पैदा हुए तो उसके बाद में जब आप इतने बड़े हो गए, मतलब जब कोई न्यूनेट छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वो कितने किलो का होता है? 2.5 से 3 किलो का, 3.5 किलो का लास्ट, है ना? ये होता है एक जनरल आइडियल वेट। लेकिन जब वो बड़ा होता चला जाता है तो उसका वजन बढ़ता चला जाता है, उसकी शरीर की लंबाई बढ़ती चली जाती है, ऑर्गनों का साइज बढ़ता चला जाता है। ये किस वजह से होता है? ये सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन की वजह से होता है। अगर हम जनरली बात करें तो आप ये समझिए कि हमारा शरीर, पूरे शरीर का निर्माण एक छोटी सेल से, एक माइक्रो सेल से हुआ है जिसका नाम है स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म और ओवम, जब स्पर्म और ओवम या ओवा आपस में कंबाइंड होते बेटा, जब स्पर्म और ओवम
आपस में कंबाइंड होते हैं, जब आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं तो एक नई सेल, एक नई ग्रुप ऑफ सेल बनती है जिसको हम जायगोट कहते हैं, जिसको हम जायगोट कहते हैं। वही जायगोट आगे चल के, वही जायगोट आगे चल के फीटस, और वही फीटस आगे चल के पूरे के पूरे बेबी का निर्माण करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमारे जो शरीर का निर्माण है वो छोटी सेलों से हुआ है। अब ये स्पर्म और ओवम से लेकर के और पूरे बेबी बनने तक की जो प्रोसेस है ना बेटा, यही तो सेल डिवीजन से हुई है। ये सेल डिवीजन की ही तो प्रोसेस है। ये सेल डिवीजन की वजह से ही, सेल डिवीजन के प्रोडक्ट हैं, सेल डिवीजन के फलस्वरूप ही ऐसा होता है। समझ में आ गई बात। दूसरा है रिपेयर। पहला चीज समझ गए ग्रोथ, दूसरा सेल डिवीजन होने का कारण है बेटा रिपेयर। रिपेयर का मतलब क्या होता है? रिपेयर का मतलब जब हमारी कोशिकाएं डैमेज हो जाएं, फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्टिकुलर जगह की सेल पर कोई चोट लग जाए, यानी उदाहरण के लिए हमारे शरीर में किसी भी स्थान पर चोट लग जाए, तो चोट लगेगी तो क्या होगा? सेल जो है डैमेज होंगी। जब सेल डैमेज हो गई तो नई सेल भी तो बनानी पड़ेंगी, रिपेयर भी तो करना पड़ेगा बॉडी को उस जगह से। दूसरा, हमारी बॉडी के अंदर कई सारी सेल ऐसी हैं, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी 120 दिन बाद, 120 डेज बाद जो आरबीसी है वो डेड हो जाती है। ठीक है, डेथ हो जाती है उसकी आरबीसी की। लेकिन पर डे हमारे शरीर में नई बन रही है। तो वो किस प्रकार से बन रही है? किस प्रकार से बन रही है बेटा? सेल डिवीजन के द्वारा। यदि हमारे शरीर की कोई सेल डैमेज हो जाए, यदि डिस्ट्रक्ट हो जाए, तो उसको दोबारा से रिपेयर करने के लिए, उसको दोबारा से नया बनाने के लिए, उसकी कमी की पूर्ति करने के लिए बेटा सेल डिवीजन नाम की प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होती है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई। लिखते चलो बेटा इसको, इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है, लिखते चलिए। देखिए हो सकता है, देखिए जरूरी चीजें या इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है उनको फटाफट से आप अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। साथ ही साथ एक चीज और समझा दूं, कुछ लोग क्या चाहते हैं कि हमको मात्र 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर ही सेल डिवीजन या ऐसे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा दे। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखना, अच्छी चीज हमेशा समय मांगती है। ठीक उसी प्रकार अगर आपको अच्छी तरह से कोई भी टॉपिक को समझना है, यदि आपको अच्छे तरीके से किसी कोर्स की तैयारी करनी है तो उसके लिए समय भी देना होगा। हो सकता है ये क्लास थोड़ी सी लंबी का मतलब बहुत ज्यादा लंबी नहीं जाएगी, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि सब कुछ आपको इस क्लास में मैं समझा दूं। तो इसलिए बेटा क्लास को एंड तक देखिए और साथ ही साथ क्लास को शेयर भी करते रहिए, साथ ही साथ शेयर भी करते रहिए। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट आपको बता दिया ग्रोथ, दूसरा पॉइंट बता दिया आपको रिपेयर, और तीसरा बेटा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ये तीनों प्रोसेस के लिए सेल डिवीजन बहुत ही जरूरी है, या हमारे शरीर में सेल डिवीजन होता ही इन्हीं के लिए है। एक तो ग्रोथ यानी छोटे से बड़ा होना, दूसरा रिपेयर, बॉडी का जो रिपेयरमेंट हो रहा है प्रॉपर, या किसी भी सेल के डैमेज होने के बाद में जो रिपेयरमेंट होता है वो, और तीसरा है बेटा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई ऑफस्प्रिंग, कोई पेरेंट अपने बच्चे को जन्म देता है, कोई भी पेरेंट एक नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की वो सेल डिवीजन के द्वारा ही पॉसिबल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होगा, जब मेल और फीमेल जब रिप्रोड्यूस करेंगे, कोइटस करेंगे, तो उस समय क्या होगा, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उसके बाद में जायगोट बनेगा, देन फीटस बनेगा, देन बेबी बनेगा। तो ये जो बेटा प्रोसेस है वो किसकी वजह से है? सेल डिवीजन की वजह से। इसलिए ये तीनों की तीनों प्रोसेस सेल डिवीजन के बाद ही पॉसिबल होती है। अब ये समझ लो कि हमारे शरीर में सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है। अगर हम जनरली अगर बात करें तो मेन टाइप इसके दो हैं। इसके दो मेन टाइप है बेटा, एक है माइटोसिस और एक मियोसिस। अगर हम बात करें सेल डिवीजन की, यानी कोशिका विभाजन दो प्रकार से होता है हमारे शरीर में, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। ध्यान से समझना, माइटोसिस का मतलब यहाँ पे क्या है? इक्वेशनल डिवीजन बेटा। माइटोसिस का मतलब क्या है? इक्वेशनल डिवीजन। अच्छा यहाँ पे ये समझो बेटा, इंपॉर्टेंट चीज याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, माइटोसिस। अब माइटोसिस में टू 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 को 2 कर लो बेटा, इसको 2 कर लो, है ना। और अब समझो माइटोसिस क्या है। माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें कोई भी कोशिका, एक कोशिका से, एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल में चेंज होती बेटा। इसलिए तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, इसलिए 2 लिखा। 2 क्यों लिखा? इसलिए तो लिखा क्योंकि जब कोई भी कोशिका, जब कोई भी सेल, पेरेंटल सेल बेटा, कौन सी सेल? पेरेंटल, याद रखें, जब कोई पेरेंटल सेल अपनी दो डॉटर सेल में, दो डॉटर दो डॉटर सेल में चेंज होती है, दो डॉटर सेल में चेंज होती है, तो उस सेल डिवीजन को हम क्या कहते हैं? माइटोसिस सेल डिवीजन। तो इसमें एक पेरेंटल सेल दो डॉटर सेल में चेंज होगी, या दो डॉटर सेल में डिवीजन होगा इसका बेटा।
ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, माइटोसिस। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है ये समझो, लेकिन इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या है वो समान रहेगी, किसमें, डॉटर सेल में भी। पेरेंटल सेल और डॉटर सेल दोनों के बीच में क्रोमोसोम की संख्या समान रहेगी, इसीलिए इसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, या हिंदी में बात करें तो समसूत्रीय विभाजन। समसूत्रीय विभाजन, समसूत्रीय का मतलब क्या हो गया, सम माने इक्वल, सूत्रीय मतलब क्रोमोसोम, ऐसा सेल डिवीजन जिसमें पेरेंटल सेल और डॉटर सेल दोनों के बीच में क्रोमोसोमों की संख्या आफ्टर डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन होने के बाद भी समान रहती हो, उस सेल डिवीजन को हम क्या कहते हैं बेटा, माइटोसिस कहते हैं। भूलोगे तो नहीं कभी, फिर से सुन लो, माइटोसिस सेल डिवीजन जिसमें एक कोशिका, एक पेरेंटल सेल दो डॉटर सेल में चेंज होती है, दो डॉटर सेल में डिवाइड होती है, लेकिन पेरेंटल सेल और डॉटर सेल में क्रोमोसोम की समान संख्या होती है, इसीलिए इसको समसूत्रीय या इक्वेशनल सेल डिवीजन के नाम से जाना जाता है। और यही सेल डिवीजन, यही माइटोसिस सेल डिवीजन बेटा हमारे शरीर में किसके लिए हेल्प करता है, हमारे शरीर में लिख लो किसके लिए हेल्प करता है, ग्रोथ के लिए। हमारे शरीर में जो ग्रोथ हो रही है या रिपेयर हो रहा है बॉडी, जो बॉडी का रिपेयरमेंट और ग्रोथ, ये दो चीज जो मैंने दो पॉइंट आपको बताए थे, ये माइटोसिस सेल डिवीजन की वजह से ही पॉसिबल है। अब बात आती है बेटा मियोसिस सेल डिवीजन, जो कि सेकंड टाइप है इसका, इसको हम कहते हैं रिडक्शनल सेल डिवीजन। समझो कैसे, ऐसे कि इसमें क्या होता है कि एक कोशिका, एक पेरेंटल सेल चार डॉटर सेल में चेंज होती है बेटा, चार डॉटर सेल में डिवाइड होती है, लेकिन इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। क्रोमोसोम की संख्या डॉटर सेल और पेरेंटल सेल में आधे का अंतर होता है, मतलब पेरेंटल सेल के अंदर जो कोशिका के अंदर सेल उसका क्रोमोसोम का जो नंबर है वो 23 पेयर या 46 रहेगा, लेकिन डॉटर सेल के अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या है वो आधी रह जाएगी, मतलब 23 रह जाएगी। समझ में आ गई बात। तो मतलब इसमें क्या हुआ कि एक पेरेंटल सेल कितने में डिवाइड हुई, चार में। कितने में डिवाइड हुई बेटा, चार में डिवाइड हुई। याद रखना, वन पेरेंटल सेल कितने में, फोर डॉटर सेल में इसका डिवीजन हुआ है, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई है, इसलिए इसको हम रिडक्शनल डिवीजन या अर्धसूत्रीय विभाजन हिंदी में कहते हैं। क्या, अर्धसूत्रीय, अर्धसूत्रीय विभाजन क्या कहते हैं बेटा इसको हिंदी में, अर्धसूत्रीय विभाजन, क्योंकि इसमें विभाजन जो हो रहा है, यानी इसमें जो डिवीजन हो रहा है सेल का, यानी क्रोमोसोम्स का जो सेल डिवीजन हो रहा है वो क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। समसूत्रीय आधा, सॉरी अर्धसूत्रीय आधा हो रहा है ना, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो रही है। क्लियर हो गया यहाँ तक, क्लियर हो गया ना। तो हमने अभी बेसिक चीज समझ ली कि सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है। अब समझो सेल डिवीजन के फेजेस के बारे में, यानी सेल डिवीजन के स्टेप्स। तो देखिए सेल डिवीजन जो है वो कंप्लीट बेटा दो स्टेप में होता है। अगर जनरली हम बात करें तो सेल डिवीजन के दो फेज हैं, एक है इंटरफेज और दूसरा है बेटा एम फेज, या जिसको हम माइटोटिक फेज के नाम से जानते हैं। इंटरफेज जो होता है उसको हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। अगर हम सेल डिवीजन के फेज की बात करें तो बेटा कंप्लीट जो सेल डिवीजन होने में 24 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है बेटा, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, नोट कर लो। कंप्लीटली सेल को डिवाइड होने में, सेल डिवीजन होने में 24 आवर्स का समय लगता है, जिसमें से जो इंटरफेज है या प्रिपरेटरी फेज है, प्रिपरेटरी मतलब प्रिपरेशन, जैसे उदाहरण के लिए अगर आपको शादी में जाना है बेटा, यदि आपको शादी में जाना है तो उससे पहले आप जो तैयार होते हो, जो रेडी होते हो शादी में पहुंचने के लिए, ठीक उसी प्रकार हमारी कोशिका भी सेल डिवीजन करने के लिए विभाजित होने से पहले ये तैयार होती है। तो तैयार होते समय ज्यादा समय लगता है ना आपको बेटा, शादी में पहुंचने में इतना समय नहीं लगता जितना आपको तैयार होने में लगता है ना लड़कियों। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार इंटरफेज में कोशिका ज्यादा समय लेती है बजाय एक्चुअल सेल डिवीजन से। समझ में आ रही है बात। तो जो सेल डिवीजन होने वाला है उससे पहले, सेल डिवीजन होने से जस्ट पहले वाला जो फेज है, यानी प्रिपरेशन फेज, प्रिपरेटरी फेज, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरफेज, जिसमें बेटा 24 में से 23 घंटे का समय लगभग इसमें लगता है। और जो एम फेज है जिसको हम एक्चुअल सेल डिवीजन या माइटोटिक फेज कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। चलिए अब हम समझेंगे इंटरफेज या प्रिपरेटरी फेज के बारे में। तो देखिए जो इंटरफेज है या प्रिपरेटरी फेज है उसके भी तीन फेज हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, जिसमें G का मतलब है गैप वन फेज, S फॉर सिंथेसिस फेज और G2 का मतलब हो गया गैप टू फेज। समझो ध्यान से, G1 फेज का मतलब क्या हो गया, इन दिस फेज सेल ऑर्गेनल्स इंक्रीज इन नंबर, सेल वॉल्यूम इज डबल एंड प्रोटीन सिंथेसिस। देखो होता क्या, यहाँ पे हो क्या रहा है ये समझो, इसका कॉन्सेप्ट समझो बेटा। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक कोशिका आगे चल के बेटा दो में डिवाइड हो रही है या चार में डिवाइड हो रही है, तो चार में डिवाइड होगी,
या कोई भी कोशिका बेटा कितने में डिवाइड होगी, 2 में डिवाइड होगी, लेकिन डिवीजन तो हो रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक बिस्किट का पैकेट दूं और आपसे बोलूं कि अगले स्टूडेंट को आप दे दो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो भाई दोनों को अगर एक एक देना है तो उसके लिए ऑप्शन क्या है, या तो आप एक खरीद के दो उसको अपनी तरफ से, या फिर मैं आपको दो दूं। तो मैं आपको दो नहीं दे रहा हूं, एक दे रहा हूं, तो इसका मतलब आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जो एक सेल है, जो पेरेंटल सेल है, वो तो डबल नहीं हो रही है, लेकिन जो डॉटर सेल है बेटा वो डबल हो रही है। कैसे हो रही है, तो जो पेरेंटल सेल है वो अपने जो सेल के वॉल्यूम्स हैं, मतलब जो सेल ऑर्गेनल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस हुआ, राइबोसोम हुआ, लाइसोसोम हुआ, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हुआ, ये सभी जो सेल ऑर्गेनल है इनके बारे में पहले क्लास में पढ़ा चुका हूं। इन सभी सेल ऑर्गेनल में जो भी ऑर्गेनल्स हैं सेल के अंदर वो सभी डबल हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जब डिवाइड हो जाएंगे तभी तो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहुंचे, इक्वल नंबर ऑफ भाई देखो क्रोमोसोम, अब जैसे माइटोसिस और मियोसिस की अगर हम बात करें तो माइटोसिस के अंदर क्या हो रहा था कि क्रोमोसोम समान हो रहे थे, लेकिन बेटा जो सेल वॉल्यूम है ना, जो सेल के नंबर सॉरी सेल ऑर्गेनल है वो तो इक्वल रहेंगे। ऐसे ही मियोसिस में भी सेल का जो ऑर्गेनल्स हैं वो तो इक्वल रहेंगे, सिर्फ क्रोमोसोम ही तो आधे हो रहे हैं। समझ में आ रही बात। तो इसलिए जीवन फेज जो होता है इसमें क्या होता है, सेल ऑर्गेनल अपना नंबर बढ़ा लेते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है। उसके बाद में दूसरा आता है सिंथेसिस फेज, नाम से क्लियर हो, सिंथेसिस मतलब किसी भी नई चीज का फॉर्मेशन, नई सब्सटेंस का बनना। तो इन दिस फेज सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर। सिंपल सी बात है, इस फेज में क्या हो रहा है, डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, डीएनए नया बन रहा है और डुप्लीकेशन हो रही है, क्रोमोसोम डबल हो रहे हैं बेटा, क्रोमोसोम्स डबल हो रहे हैं। समझ में आ रही है बात। तो डिवीजन से पहले डबल तो होना पड़ेगा। उसके बाद में अगला फेज है बेटा G2 फेज। G2 फेज क्या है, इट स्टार्ट जस्ट बिफोर द डिवीजन, डिवीजन स्टार्ट होने से जस्ट पहले होता है ये। दूसरा, इसमें सेल ग्रो करती है। उसके अलावा सेंट्रियोल न्यूक्लियाई बिकम विजिबल, इसमें सेंट्रियोल और न्यूक्लियाई विजिबल हो जाते हैं। अब ये समझ रहे होंगे आप सेंट्रियोल और न्यूक्लियाई क्या है, तो बेटा इसके लिए अगर आपने पहली जिससे जस्ट पहली क्लास नहीं देखी है सेल के बारे में, तो उसको जाकर के फटाफट से देखो, तभी तो आप समझोगे कि सेंट्रियोल क्या है, न्यूक्लियोलाई क्या है, सेल डिवीजन, जब तो आपको क्लियर होगा। बेटा जब एबीसीडी नहीं पता है तो आप वर्ड कैसे बनाओगे। ठीक उसी प्रकार जब तक आपको सेल के बारे में नॉलेज नहीं होगी तब तक आप सेल डिवीजन नहीं समझ पाओगे। समझ में आ रही है। तो पहले आप उसको जाकर के वीडियो देखिए, है ना। चलिए, सेंट्रियोल और न्यूक्लियोलाई ये भी सेल ऑर्गेनल है बेटा, जो कि विजुअल होते हैं G2 फेज के दौरान, और डीएनए जो है वो डुप्लीकेट हो गया, मतलब डबल हो गया डीएनए, एंड सेल प्रिपेयर फॉर द सेल डिवीजन। अब सेल बिल्कुल तैयार है किसके लिए, सेल के डिवाइड होने के लिए, डिवीजन होने के लिए। अब समझो जो इम्पोर्टेंट फेज है भाई, ये सब जो काम हुआ था इंटरफेज, जो एस फेज, G1 फेज, G2 फेज, ये कितना टाइम लिया, इसने 23 घंटे का समय लिया। इन सब कामों को होने में कितना समय लगा, 23 घंटे। लेकिन अब अगला जो फेज है वो 1 घंटे का होने वाला है, मतलब एम फेज, जिसको माइटोसिस फेज कहते हैं। ये 2 फेज में कंप्लीट होता है, ध्यान रखना। ये जो फेज है, ये एक तो इसका जो समय है, इसकी जो टाइम है बेटा वो कितना है, 1 आवर। 1 आवर 1 घंटे के अंदर होता है। इसमें 2 फेज होते हैं, एक न्यूक्लियर डिवीजन, एक साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन जिसमें सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जिसमें साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनल्स का डिवीजन होगा, जिसको हम साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब समझो, इन दिस सेल डिवीजन ईच पेरेंटल सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि माइटोसिस सेल डिवीजन एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें कोई एक पेरेंटल सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होती है, और उसको हम क्या कहते हैं बेटा, माइटोसिस सेल डिवीजन। इस समय हम माइटोसिस ही तो पढ़ रहे हैं। अब माइटोसिस सेल डिवीजन को हम ये सोमेटिक सेल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि माइटोसिस सेल डिवीजन सोमेटिक सेल में होता है। सोमेटिक सेल्स मतलब बॉडी की सेल्स, यानी बॉडी सेल्स। ठीक है, बॉडी की सेल जो कि ग्रोथ और रिपेयरमेंट के लिए हेल्प करती हैं। लेकिन जो गोनेट्स में होता है, गोनेट्स क्या होते हैं, अच्छा एक वर्ड आएगा बेटा उसको समझो, गोनेट्स। ये गोनेट्स क्या होते हैं, गोनेट्स का मतलब होता है इन मेल स्पर्म, और इन फीमेल ओवम। समझ में आ रही है बात। मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर ओवम, इन दोनों को बेटा बोला गया गोनेट्स। लेकिन याद रखना, गोनेट्स के अंदर जो सेल डिवीजन होता है ना, वो मियोसिस होता है।
वो कौन सा होता है? मियोसिस, नॉट माइटोसिस। याद रखना, मियोसिस सेल डिवीजन हमेशा किसमें होता है? गोनेड्स के अंदर होता है। क्लियर हो गया? तो चलिए अब दोबारा से लौट के आते हैं माइटोसिस पे। तो माइटोसिस के फेज पढ़ेंगे। माइटोसिस के बेटा 5 फेज हैं। प्रोफेज, वैसे तो इंपोर्टेंट देखो 4 फेज होते हैं, 4 फेज होते हैं, लेकिन टीलोफेज के जस्ट अगला फेज होता है साइटोकाइनेसिस फेज, जिसमें न्यूक्लियर ये पूरी तरह से सेल डिवाइड होती है, यानी जिसमें जो क्या बोलते हैं उसको, साइटोप्लाज्म, जिसको साइटोप्लाज्म जिसमें डिवीजन होता है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। याद रखना इसको क्या बोलते हैं? पीएम80, पीएम80 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये 4 फेज है इंपोर्टेंट, और उसके बाद में 5वां है साइटोकाइनेसिस। अब समझो, विद डायग्राम इसको समझाऊंगा कि देखो, जब हम सेल को अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, तब हमें ये चीजें दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि जो कोशिका है वो एक माइक्रो सेल्स होती हैं। हमारे शरीर की जो सेल है वो माइक्रो होती हैं, मतलब जिनको माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। तो देखो, प्रोफेज जो होता है वो पहला फेज है माइटोसिस का। अब समझो इसमें क्या क्या होता है। सेल बिगिंस डिवीजन प्रोसेस, इस क्योंकि इंटरफेज जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है, इंटरफेज के कंप्लीट होने के बाद में सेल अब डिवीजन होने के लिए तैयार है, और इस फेज में, प्रोफेज में क्या हो रहा है? डिवीजन के लिए तैयार प्रॉपर हो चुकी है, और आगे की प्रोसेस अब स्टार्ट होंगी। तो सेल बिगिंस डिवीजन प्रोसेस, यानी सेल जो है डिवीजन प्रोसेस उसमें स्टार्ट होने वाली है, जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर? सेकंड चीज, सेंट्रियोल सेपरेट एंड रीचेस टू दी पोल। अब देखो ये ध्यान से, ये क्या है बेटा? सेंट्रियोल्स ही तो है। ये सेंट्रियोल्स कहाँ चले गए? पोल्स पे चले गए, एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया। ए सेंट्रियोल और बी सेंट्रियोल, ये दोनों के दोनों बेटा कहाँ चले गए? पोल्स पे, किनारों पर चले गए। एक ये सेंट्रियोल है और ये दूसरा बी सेंट्रियोल है ना, ये कहाँ चले गए बेटा? पोल पे, पहली प्रोसेस। उसके बाद में नेक्स्ट, फिर उसके बाद क्या होगा? न्यूक्लियोलस डिसअपियर, जो न्यूक्लियोलस है वो बेटा वो गायब हो जाएगा, न्यूक्लियोलस इसमें गायब हो जाएगा। क्या क्या समझना ध्यान से, क्या? सेंट्रियोल सेपरेट हुए, पोल पे पहुंच गए, न्यूक्लियोलस हो गया डिसअपियर, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक एंड डिसअपियर। याद रखना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गौर से देखो, ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये जो मेम्ब्रेन है, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये क्या है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो देखो, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रही है? डिसअपियर हो रही है, या हम कहें ये डिसकंटिन्यू, ब्रेक हो रही है बीच में से, और डिसअपियर हो रही है, गायब हो जाएगी। देन सेंट्रोमियर्स बिकम विजिबल, और इसमें सेंट्रोमियर्स बेटा दिखने लगे। ये रहे सेंट्रोमियर, ये क्या है? ये सेंट्रोमियर है, देखो ये ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इधर देखो गौर से, ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, इनको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर दिखने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि सेंट्रोमियर इंपोर्टेंट चीज होती है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करती है, ठीक है, सेंट्रियोल्स के साथ। अच्छा, स्पिंडल फाइबर अटैच टू दी सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर्स ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, स्पिंडल फाइबर क्या है? ये देखो, सेंट्रियोल्स के पास में जो फाइबर्स हैं, ये जो फाइबर्स हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स बेटा समझना ध्यान से, है ना, स्पिंडल फाइबर्स। चलिए, राइटिंग पे बेटा ज्यादा गौर मत करना, राइटिंग से मतलब नहीं होता है, नॉलेज होनी चाहिए बस, ठीक है। बात आती है मेटाफेज। मेटाफेज सेकंड फेज है, सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस, माइटोफेज का सेकंड फेज है। इसमें क्या होता है समझो, ईच क्रोमोसोम कन्वर्ट इनटू टू क्रोमेटिड्स, जो प्रत्येक क्रोमोसोम है वो क्रोमेटिड्स में चेंज हो जाता है, देखो इसमें। उसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स गेट अटैच टू क्रोमेटिड्स एट द सेंट्रोमियर। देखो सेंट्रोमियर से, देखो ये देखो गौर से, ये अटैच हो गई ना माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोटिब्यूल्स और स्पिंडल फाइबर यहाँ पर क्या हो गई बेटा? अटैच हो गई। अगला, क्रोमोसोम लाइन अप टू इक्वेटर। आप गौर से देखो, एक पोल ये रहा, एक पोल ये रहा, ए और बी पोल, ये पोल है, और बिल्कुल इसके सेंटर पे, गौर से देखो आप, बिल्कुल इसके सेंटर पे क्या हो गया? ये क्रोमोसोम बेटा अटैच हो गए। क्रोमोसोम अटैच हो गए, तो ध्यान रखना, ये जो मेटाफेज है ना, मेटाफेज, एम फॉर मेटा, एम फॉर मिडिल, यानी इसमें क्रोमोसोम्स कहाँ आ जाते हैं? मिडिल में, मतलब सीधा सीधा इक्वेटर पे, इक्वेटर पे आ जाते हैं बेटा, ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, उसके बाद में अगला फेज है एनाफेज। एनाफेज में समझो क्या होता है, ये थर्ड फेज होता है, जिसमें क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। देखो गौर से, इस वाले में क्या था? क्रोमोसोम जुड़े हुए थे, इसमें क्या था? क्रोमोसोम जुड़े हुए थे कि नहीं थे? लेकिन लेकिन आप यहाँ पे गौर से देखो, लेकिन आप यहाँ पे गौर से देखो, तो क्रोमोसोम बेटा इस लाइन से दूर जा रहे हैं, धीरे धीरे इस इक्वेटर से दूर जा रहे हैं, मतलब स्प्लिट हो गए, टूट गए, सेपरेट हो गए, दो सेट में अलग अलग चेंज हो गए।
डॉटर क्रोमोसोम, है ना। उसके अलावा दे पुश्ड एंड पुल टुवर्ड द अपोजिट पोल्स ऑफ ऑल स्पिंडल फाइबर, और ये स्पिंडल फाइबर की तरफ ये अपोजिट पोल पे, दोनों ए और बी पोल जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो दोनों अपोजिट जो पोल है बेटा उन पर, उन तक ये क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, पुल यानी खिंच रहे हैं, पुश हो रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, ठीक है। ये होता है एनाफेज। क्योंकि अब यहाँ पे हो गया बेटा सेल डिवीजन स्टार्ट, यहाँ पे क्या हो गया सेल डिवीजन, मतलब जो क्रोमोसोम है उनका बंटना स्टार्ट हो गया अच्छे से। उसके बाद में अब अगला है टीलोफेज बेटा, लास्ट फेज है इसका, किसका, माइटोसिस का। टीलोफेज में क्या होगा, जो चीज प्रोफेज में गायब हो गई थी वो यहाँ रीअपियर हो जाएंगी, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियलाई रीफॉर्म दोबारा से बन गया और अपीयर हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस नियरली कंप्लीट विच डिवाइडेड टू डॉटर सेल्स बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। देखो साइटोकाइनेसिस होगी इसमें, क्योंकि टीलोफेज कंप्लीट ही तब होता है जब साइटोकाइनेसिस होती है, मतलब साइटोप्लाज्म जब डिवाइड हो जाता है। आप गौर से देखो वहां यहाँ पर क्या था, एक सिंगल सेल थी, अब क्या हुआ यहाँ पे क्रोमोसोम बेटा दोबारा से रीफॉर्म हो गए, मतलब क्रोमोसोम अलग हो गए और दोबारा से रीफॉर्म हो गए, नए क्रोमोसोम बन गए। 46 एक तरफ बन गए, 46 एक तरफ बन गए। देखो 46 क्रोमोसोम इधर हो गए, 46 ही इधर हो गए, मतलब 23 पेयर इधर आ गए और 23 पेयर इधर आ गए। और इसके अंदर एक क्या हो गई, फरो, एक फरो बेटा बन गई, फरो माने एक खांच बन गई जो धीरे धीरे करके इधर से चलेगी और इधर मिल जाएगी, है ना। ये दोनों फरो आपस में मिल जाएंगी तो क्या होगा, ये सेल दो में आपस में डिवाइड हो जाएंगी। तो साइटोकाइनेसिस के बाद देखो ये क्या है, फाइनल स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर स्प्लिट। इसमें क्या हुआ, साइटोप्लाज्म स्प्लिट हो गया, ऑर्गेनेल स्प्लिट हो गए, न्यूक्लियर मटेरियल स्प्लिट हो गए, दो नई सेल, बिल्कुल दो नई फ्रेश सेल बनेंगी बेटा, जिनको हम क्या कहते हैं, डॉटर सेल। जो क्या है, डॉटर सेल है बेटा। और इनके अंदर क्रोमोसोम कितने, 23 पेयर, 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम है इसके अंदर, ठीक है। 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम है, इसी को तो साइटोकाइनेसिस कहते हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म बदल, भाई मैंने आपको दो प्रोसेस बताई थी माइटोसिस में, क्या, एक आपको बताई थी न्यूक्लियोकाइनेसिस, जिसमें न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा था, है ना, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। देखो कैरियोकाइनेसिस, जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है वो कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। समझ में आ गई बात, नीचे देखो, ठीक है। तो एक वहां पे क्या था बेटा, एक पेरेंटल सेल थी जो कि कितने में, दो डॉटर सेल में, नंबर एक ये रही और दूसरी ये रही, दो डॉटर सेल में बट गई, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या पेरेंटल और डॉटर सेल में समान हो गई। समझ गए, ये हमने बेटा किसके बारे में समझ लिया, माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में समझ लिया। किसके बारे में समझ लिया, माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में। अब समझ रहे हैं, अब हम समझने वाले मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में, ठीक है। वीडियो को बेटा एंड तक देखिएगा, कोशिश है कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए मियोसिस की अगर हम बात करें तो इट अकर्स इन जर्म सेल, याद रखना ये स्पेशल है, इंपोर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना लो इसके लिए, स्टार बना लो बेटा। क्या स्टार बनाओगे, जर्म सेल के अंदर होने वाला सेल डिवीजन मियोसिस कहलाता है। मेल के अंदर स्पर्म को बोला जाता है और फीमेल के अंदर ओवम को बोला जाता है, जर्म सेल। ये स्पेशल ऐसी सेल हैं जो मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू ही ग्रोथ करती हैं, याद रखना। क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है, क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाते हैं बेटा, हाफ हो जाते हैं, क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, इसलिए तो इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शनल, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, इसलिए तो उसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। और क्योंकि आपको पता होगा स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं और ओवम के अंदर भी 23 क्रोमोसोम होते हैं, जब तो ये आपस में दोनों कंबाइंड होकर के फर्टिलाइजेशन करके जायगोट बनाते हैं। और जो जायगोट बनता है ना, वो बनता है 46 क्रोमोसोम का। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई, ये नॉर्मल है पैटर्न। और मियोसिस सेल डिवीजन प्यूबर्टी के बाद ही तो स्टार्ट होता है, मतलब जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद स्टार्ट होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है, ऊजेनेसिस जब मैं आपको फर्दर पढ़ाऊंगा, जब समझाऊंगा अच्छे से। लेकिन मियोसिस का मतलब सिंपली ये समझो कि ये जर्म सेल के अंदर होता है, स्पर्म और ओवा के लिए होता है ना, स्पर्म ओवा के बनने के लिए होता है, ठीक है। चलिए, और ये भी आप समझ गए होंगे कि मियोसिस सेल डिवीजन में आधा जो क्रोमोसोम है वो आधे रह जाते हैं और एक कोशिका 4 में डिवाइड होती है, ठीक है। तो देखिए डिप्लॉइड सेल अंडरगो 2 न्यूक्लियर डिवीजन एंड फॉर्म 4 हैप्लॉइड सेल। अच्छा, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड का क्या मतलब है, देखो डिप्लॉइड याद रखना, समझो,
डिप्लॉयड का मतलब होता है 2n, और 2n का मतलब, जिसमें n का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और n की वैल्यू कितनी होती है, n बराबर 23, तो कितना हो गया, 2n का मतलब 2 गुणा 23 कितना हो गया 46, मतलब 2n का सीधा सीधा अर्थ क्या हो गया, 2n का सीधा सीधा अर्थ हो गया 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। समझ में आ गई बात। अगर कहीं पे 2n लिखा हुआ है या डिप्लॉयड लिखा हुआ है तो उसका अर्थ समझ लेना 46 क्रोमोसोम। यदि कहीं पर हैप्लॉयड लिख रहा है तो हैप्लॉयड का मतलब है n, मतलब 23 क्रोमोसोम, मतलब 23 क्रोमोसोम। याद रखना, ये बहुत ही बेसिक चीज है लेकिन काम की चीज है बेटा, काम की चीज है, कंपटीशन तक आपको काम आएगी। तो यहाँ पे आप गौर से देखो, एक एक डिप्लॉयड सेल और 4 हैप्लॉयड सेल बन रही है, एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड सेल, मतलब एक 46 क्रोमोसोम वाली कोशिका से 4 23 क्रोमोसोम वाली आधी आधी क्रोमोसोम वाली जो सेल है उनका निर्माण यहाँ पर हो रहा है। और इसमें गौर से देखना, 2 न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं बेटा, इसीलिए इसीलिए जो मियोसिस है ना, वो 2 फेज में होती है, एक मियोसिस फर्स्ट और एक होती है मियोसिस सेकंड। याद रखना, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड इस तरीके से 2 में डिवाइड होती है, ये 2 में 2 न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं इसमें, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। अब समझो, ये मैंने आपको साइड में भी देखो लिखा हुआ है, ये कंप्लीट होती है 2 स्टेज में, एक मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में। अब समझो मियोसिस फर्स्ट क्या होता है। मियोसिस फर्स्ट इट इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन, इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। और मियोसिस फर्स्ट के अब हम बात करते हैं इसके फेजेस के बारे में। तो इसके भी बेटा कितने अलग अलग फेज होते हैं, 4 फेज मियोसिस फर्स्ट के और 4 फेज होते हैं मियोसिस सेकंड के। तो समझो मियोसिस फर्स्ट क्या है। मियोसिस फर्स्ट जो है उसमें सबसे पहला फेज है प्रोफेज, फेज सेम रहेंगे, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज, बस अंतर क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट के होंगे तो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। ऐसे ही अगर सेकंड की बात हो रही है मियोसिस सेकंड की, तो प्रोफेज सेकंड, मियोफेज प्रोफेज मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। तो अब प्रोफेज फर्स्ट की स्टेज की अगर हम बात करें तो इसके 5 स्टेज होते हैं, याद रखना। एक नंबर 1 लेप्टोटीन स्टेज, नंबर 2 जाइगोटीन स्टेज, ये आपके कंपटीशन लेवल का चल रहा है इस समय, और ये आप लिख दोगे तो आपको एग्जामिनर बेटा खुश होकर बहुत अच्छे नंबर देगा। उसके बाद में पैकेटीन स्टेज, डिप्लोटीन स्टेज और डाइकाइनेसिस स्टेज। अब समझो लेप्टोटीन स्टेज क्या होती है। तो ये फर्स्ट स्टेज होती है बेटा प्रोफेज फर्स्ट की। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस होते हैं, यानी इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह, एंड विजिबल एज ए फाइन थ्रेड अटैच टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उससे बहुत छोटे छोटे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रेड्स दिखाई पड़ते हैं इस पेज में। इस पेज में क्या होता है, क्रोमोसोम अटैच होते हैं और बहुत छोटे छोटे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम की हमें दिखाई पड़ती है प्रोफेज फर्स्ट के लेप्टोटीन स्टेज में। आगे मैं आपको फर्दर डायग्राम दिखाऊंगा, इसके सभी स्टेजों के कंप्लीट डायग्राम मैं आपको आगे दिखाऊंगा, पहले समझ लो। जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है, पेयरिंग बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस, होमोलोगस मतलब एक जगह जैसे दिखने वाले, एक जैसे दिखने वाले जो क्रोमोसोम है उन पर साइनेप्स होती है, मतलब जुड़ते हैं। एंड प्रोसेसिंग ऑफ पेयरिंग इज नोन एज साइनेप्स। याद रखना, साइनेप्सिस का मतलब क्या होता है, पेयर करना, जुड़ना ही साइनेप्स कहलाता है। जुड़ना ही क्या कहलाता है बेटा, साइनेप्स कहलाता है। तो जाइगोटीन फेज में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब एक जैसे जो क्रोमोसोम है, एक जैसे मिलने वाले जो क्रोमोसोम है उनकी साइनेप्सिस होती है, मतलब वो आपस में जुड़ते हैं, कंबाइंड होते हैं। उसके बाद में आती है बेटा अगली स्टेज, पैकेटीन स्टेज। अगली स्टेज कौन सी है, पैकेटीन स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है बेटा वो शॉर्ट हो जाते हैं, थोड़े छोटे हो जाते हैं, क्रोमेटिड बिकम विजिबल, क्रोमेटिड्स दिखने लगते हैं, और साइनेप्स की जो प्रोसेस है, मतलब क्रोमोसोम के जुड़ने की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है, और थ्रेड फॉर्मेशन अकर्स वेयर 4 क्रोमेटिड्स आर क्लियरली विजिबल। और याद रखना, जब 4 क्रोमेटिड्स आपस में बन जाते हैं, क्रोमेटिड्स मतलब सिस्टर क्रोमेटिड, जैसे ये समझो, ये क्रोमोसोम जो होते हैं ना, वो इस तरीके से बेटा क्रोमो, दो सिस्टर क्रोमेटिड, ये क्या हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड। ये जब दो सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़ते हैं तो पूरा एक कंप्लीट क्रोमोसोम का निर्माण होता है, ये हो गया क्रोमोसोम। ठीक है बेटा, ये क्रोमोसोम हो गया, ये 23 हो गए, ये 23 पेयर, एक सिस्टर क्रोमेटिड में 23, सॉरी 23 क्रोमोसोम होते हैं, तब जाकर के 46 का एक कंप्लीट क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, तो जब 4 क्रोमेटिड्स क्लियरली विजिबल हो जाते हैं
तब जाकर के एक थ्रेड लाइक फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये कौन सी स्टेज है बेटा? पैकेटीन। उसके बाद में डिप्लोटीन स्टेज, अगली स्टेज है डिप्लोटीन। इसमें क्या होता है? डीएनए रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीट। इसमें डीएनए का रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाता है, फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से डीएनए का हो जाता है। पेयर क्रोमेटिड बिगिंस पुल अपार्ट स्ट्रैंड सेपरेटेड लॉन्गिट्यूडिनली। और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स बन गए, तैयार हो गए, जो साइनेप्सिस कंप्लीट हो गया, उसको फिर वो क्रोमोसोम डिवाइड करते हैं, मतलब एक दूसरे को अपोजिट पोल पे ये क्या करते हैं? खींचते हैं। देन उसके बाद में डाइकाइनेसिस फेज स्टार्ट होती आती है। डाइकाइनेसिस फेज क्या है? प्रोफेज की पांचवी फेज है, जिसको हम डाई एपिनेसिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम बिकम शॉर्टर ड्यू टू कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब इकट्ठा होना। जब एक जगह इकट्ठा हो जाए, कंडेंस हो जाएंगे क्रोमोसोम, तो वो छोटे दिखने लगेंगे। उसके अलावा न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवलप डिसअपीयर। इसमें न्यूक्लियरलस या न्यूक्लियर एनवलप डिसअपीयर, गायब होने लगता है इस फेज के एंड तक। और स्पिंडल फाइबर एपरेटस बिकम ऑर्गेनाइज। स्पिंडल फाइबर बनने लग जाती है एंड सेंट्रियोल माइग्रेस अवे फ्रॉम दी एनदर, मतलब सेंट्रियोल पोल्स पे जाने लगते हैं। तो देखो गौर से, ये है लेप्टोटीन फेज, सबसे पहली फेज लेप्टोटीन, जिसमें क्या हो रहा है? सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है अलग अलग बेटा तैयार हो गए। जाइगोटीन फेज में प्रॉपर तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जुड़ गए। देन पैकेटीन स्टेज में क्या हो रहा है? ये एक दूसरे की क्रॉसिंग ओवर हो रही है, मतलब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। देन उसके बाद में आप गौर से देखो, यहाँ पर डिप्लोटीन फेज में क्या हो रहा है? कुछ हिस्सा जो अलग अदर क्रोमोसोम थे, मतलब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से या क्रोमेटिड थे, वो जुड़ गए आपस में। और देन डाइकाइनेसिस के बाद में क्या हुआ? क्रोमोसोम जो है दूसरे अपोजिट पोल्स की तरफ जाने स्टार्ट हो गए, है ना? अपोजिट पोल की तरफ डिवीजन होके जाना स्टार्ट हो गई। अच्छा, ये इस समय जो प्रोफेज में फेज चल रही है, ये इसलिए चल रही है, या कुछ क्रोमोसोम्स का इंटरमिक्सिंग क्यों चल रही है? जिससे करेक्टर्स की जो है करेक्टर्स में वेरिएशंस आए। देखो, माता पिता से जो हमारे अंदर करेक्टर आते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक फीचर उनसे मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि उन्हीं के क्रोमोसोम्स हमारे अंदर हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में आता है फेज सेकंड, जिसको हम मियोसिस सेकंड कहते हैं। अब समझो मियोसिस सेकंड क्या होती है। तो मियोसिस सेकंड इज ए माइटोटिक डिवीजन ऑफ ईच ऑफ द हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस इन मियोसिस फर्स्ट। याद रखना, मियोसिस फर्स्ट में जो हैप्लॉइड सेल बन के तैयार हो गई, वो माइटोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन सेकंड में माइटोसिस सेल डिवीजन की तरह होता है। समझो हुआ क्या मियोसिस फर्स्ट में। सिंपल समझो, मियोसिस फर्स्ट में एक कोशिका थी, पेरेंटल सेल, जिसमें 2n मतलब 46 क्रोमोसोम थे। वो कितने में बटी बेटा? दो में बट गई। वो दो में बट गई, और उन दो के अंदर क्रोमोसोम थे 23 और 23। याद रखना, आधे हो गए यहाँ पे क्रोमोसोम। लेकिन आगे क्या होगा? ये जो 23 वाली है ना, ये आगे बटेंगी। ये आगे चल के बेटा दो अलग अलग क्रोमोसोम, मतलब एक पेरेंटल सेल, दो डॉटर सेल में ए और बी, बी डॉटर सेल में बी। लेकिन जो ए है वो आगे चल के सी और डी में चेंज हो गई, मतलब A1 और A2 में चेंज हो गई। मतलब ए नंबर की जो जो सेल थी वो आगे चल के दो में डिवाइड हो गई, ऐसे ही बी वाली भी आगे चल के दो में डिवाइड होगी। तब जाकर के ये कंप्लीट चार क्रोमोसोम, चार जो सेल है वो कंप्लीट नई तैयार होंगी। मतलब एक पेरेंटल सेल से चार कैसे बनी? तो पहले एक पेरेंटल सेल दो में डिवाइड हुई, फिर दो दो पेरेंटल सेल ने अपने दो दो अलग डिवीजन दिखाए। तो जो म्यूसिस सेकंड फेज जो होता है ना, उस म्यूसिस सेकंड फेज में क्या होता है कि जो पेरेंटल सेल होती हैं वो डॉटर सेल में परिवर्तित हो चुकी हैं। अब उन डॉटर सेल में फर्दर डिवीजन स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या होगा? उसमें भी वही सेम फेज होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो ये समझो ध्यान से, ये मियोसिस की तरह होती है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या मतलब समान रहेगी, ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट खत्म हो रही है ना, तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम की संख्या 23 है, लेकिन यहाँ पर भी कितनी रहेगी? 23। जब ये मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगी तो क्रोमोसोम की संख्या मियोसिस फर्स्ट के एंड प्रोडक्ट में और मियोसिस सेकंड का एंड प्रोडक्ट है, उनके क्रोमोसोम की संख्या बराबर रहेगी। ठीक है, चलिए प्रोफेज सेकंड की बात करें तो इन दिस फेज द क्रोमोसोम इज कंडेंस एंड न्यू सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर फॉर्म। इसमें क्या होगा? क्रोमोसोम फिर से कंडेंस होंगे, जुड़ेंगे आपस में और नए स्पिंडल फाइबर बनेंगे बेटा। लास्ट में इसका भी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। एंड द क्रोमोसोम बिगिन मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर ऑफ द सेल। और जो क्रोमोसोम है, ध्यान रखना, क्रोमोसोम है बेटा वो पोल्स की तरफ, इधर की तरफ इक्वेटर की। इसमें होता क्या है? ये सेंट्रियोल्स है, ये क्रोमोसोम जो है फैले हुए हैं चारों तरफ। जैसे उदाहरण के लिए क्रोमोसोम क्या है? चारों तरफ फैले हुए हैं। अब होगा क्या? अब होगा क्या? अब होगा कि ये जो क्रोमोसोम है ना, जो चारों तरफ फैले हैं, वो इक्वेटर पे
सेट होंगे। इक्वेटर मतलब मिड में, बिल्कुल बीच में, इक्वेटर पे सेट होंगे प्रोफेज में। मेटाफेज में क्या होगा? द सेंट्रोमियर्स ऑफ द पेयर्ड क्रोमेटिड्स अलाइंग अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ बोथ सेल। इसमें फिर क्या होगा? जो दोनों अलग जो क्रोमोसोम्स हैं, जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स जो कि अलग हैं, वो बेटा कंबाइंड होकर के और कहाँ पे जुड़ जाएंगे? कंबाइंड होकर के कहाँ पे जुड़ने लगेंगे? इक्वेटर पे, सेंटर पे कंबाइंड होंगे और कहाँ पे जुड़ेंगे? इक्वेटर या सेंटर पे। इस तरीके से कंबाइंड होकर के इक्वेटर या सेंटर पे ये कंबाइंड हो जाएंगे। देन उसके बाद में क्या होगा? एनाफेज में, इन दिस फेज द क्रोमोसोम सेपरेट एट द सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से सेपरेट होंगे, मतलब इक्वेटर लाइन से बेटा दूर जाने लगेंगे, सेपरेट होंगे, जो कि हमने मियोसिस में पढ़ा था, क्योंकि इसमें मियोसिस की तरह होता है। और स्पिंडल फाइबर जो है एक दूसरे क्रोमोसोम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, खींचेंगी। ठीक है, एनाफेज सेकंड में। फिर क्या हुआ? टीलोफेज सेकंड। टीलोफेज सेकंड में क्या होगा? इन दिस फेज द क्रोमोसोम आर एनक्लोज इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस फेज में क्या होगा? जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एनक्लोज हो जाएंगे, यानी उसके अंदर पैक हो जाएंगे। एंड साइटोकाइनेसिस फॉलो डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म इनटू टू सेल। और फिर जो सिंगल सेल होगी बेटा वो दो में परिवर्तित हो जाएगी। देखो समझो ध्यान से, पहले क्या हुआ? पहले क्या हुआ? पहले स्थिति ये थी प्रोफेज सेकंड की, कि प्रोफेज सेकंड में जो क्रोमोसोम है वो आपके जो है अलग अलग पड़े हुए हैं। ठीक है, अब और साथ में स्पिंडल फाइबर नए तैयार हो गए। देन क्या हुआ? मेटास फेज सेकंड में क्या हुआ? ये इक्वेटर लाइन पे यानी सेंटर पे ये क्रोमोसोम अटैच हो गए बेटा, अटैच हो गए, सेंटर पे अलाइन हो गए, सेट हो गए, स्पिंडल फाइबर से जुड़ गई। एना फेज में क्या हुआ? एना फेज में ये क्रोमोसोम जो है वो सेंटर से दूर जाने लग गए। एना फेज में क्या हुआ? सेंटर से क्रोमोसोम दूर जाने लगे, क्योंकि जब तक दूर नहीं जाएंगे जब तक डिवीजन नहीं होगा। दूर जाने लग गए। ठीक है, सेंट्रियोल्स की तरफ। ठीक है, सेंट्रियोल्स की तरफ, पोल्स की तरफ, पोल्स की तरफ बेटा दूर जाने लग गए। देन उसके बाद में क्या हुआ? यहाँ पर डिवीजन स्टार्ट हो गया, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो गई। तो दो नई सेपरेट सेल विद क्रोमोसोम्स बन गई, तैयार हो गई। ठीक है, दो नई सेल्स विद क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम, क्योंकि लास्ट प्रोडक्ट इसका बेटा कितना होगा? 23 क्रोमो हैप्लॉइड सेल्स ही तो बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो लास्ट में क्या हुआ? टीलोफेज सेकंड में ये जो सेल है पूरी तरह से डिवाइड हो गई और नई डॉटर सेल बन गई, जिनके अंदर भी क्रोमोसोम 23 ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अगर एंड प्रोडक्ट बात करें, स्टार्टिंग से अगर हम एंड तक की बात करें, तो हमने क्या देखा मियोसिस में? कि एक सिंगल सेल जिसमें 46 क्रोमोसोम थे, जिसको हम पेरेंटल सेल कह रहे थे, वो पेरेंटल सेल के अंदर मियोसिस फर्स्ट हुआ तो वो दो में बटी। फिर ये दोनों जो सेल थी वो एंड में जाकर के चार में डिवाइड हो गई। कैसे? दो ए सेल ने बनाई और दो सेल बी सेल ने बनाई। यहाँ पर डिवीजन हुआ मियोसिस सेकंड। समझ में आ गई बात? और यहाँ पर लास्ट में जो क्रोमोसोम बन मिले हमें, वो कितने मिले? 23 क्रोमोसोम। मतलब यहाँ पर सेल क्या थी बेटा? वो डिप्लॉयड थी और यहाँ पर हो गई हैप्लॉयड। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आज हमने पढ़ा बेटा सेल डिवीजन के बारे में। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ में शेयर करें। बेटा देखो, मिनी अटेम्प्ट में मैं ये जो पूरी सीरीज़ है, जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के लिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जो सीरीज़ है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए बेटा मैं दे रहा हूँ, जिसके लिए कोई भी चार्ज आपसे नहीं ले रहा हूँ। बस एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से साथ में शेयर करिए। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ऐसे फेसबुक या इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप में डालें जहाँ इसका कोई यूज़फुल ना हो। मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर आपने ये वीडियो लेक्चर लिया, पढ़ा, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने साथ के क्लासमेट्स के साथ में इसको ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से उसका कुछ फ़ायदा हो जाए, क्योंकि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए अच्छा कंटेंट लाना ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ साथ इस कंटेंट को आगे बढ़ाना, क्योंकि मैं तो कंटेंट आपको दे दूंगा, लेकिन इसको आगे बढ़ाने का काम, स्प्रेड करने का काम ये आपका रहेगा। तो आपसे बेटा ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इसको चैनल को, मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। बेटा अगर नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करो
और वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, अपनी उपस्थिति बेटा दिखाओ कि हाँ मैं क्लास ले रहा हूँ, और अपना बैच, अपना कॉलेज का नाम, ये भी कमेंट बेटा आप बताओ, जिससे हमें पता चले कि आप कहाँ-कहाँ से बच्चे किस-किस जगह से हमारे साथ में मिनी अटेम्प्ट क्लासेस पे जुड़े हुए हैं। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट चाहिए, अगर आप इसके इस क्लास के अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे जाना है। टेलीग्राम पे जाना है और टेलीग्राम पर जा करके सर्च करना है आपको क्या, मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस, मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस, मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल को आप बेटा वहाँ जा करके और ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पर आपको सभी यूट्यूब पे जो पुरानी भी पड़ी हुई वीडियोस हैं उनके लिंक और साथ में उनके नोट्स, पीडीएफ नोट्स बेटा आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा फटाफट से शेयर करिए और टेलीग्राम डाउनलोड करिए फटाफट से आज ही, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिनी अटेम्प्ट क्लासेस को टेलीग्राम पे भी बेटा ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में।